गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम विक्रम कुमार गौतम। बेटा, जैसा कि हमने अपने फर्स्ट लेक्चर के बारे में पढ़ा हुआ है और लेक्चर नंबर 2 भी हमने आपको दे रखा है, प्रोवाइड करवा रखा है। आज का जो लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 3 में, तो हम देखते हैं कि फर्स्ट चैप्टर का जो लेक्चर फर्स्ट था उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया, फिर उसके बाद हमने क्या किया बेटा सेकेंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया, और आज मैं थर्ड लेक्चर में आपको क्या बताने वाला हूं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे अगर रिमेम्बर किया जाए बेटा, रिकॉल कर लेते हैं हम पिछले लेक्चर के बारे में थोड़ा बहुत कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ चुका है या फिर आपको क्या हमने प्रोवाइड करवा दिया है। और मेरे हिसाब से मुझे आशा है कि आप अपने घर पे बहुत अच्छे तरीके से आप तैयार कर चुके होंगे। यदि आपको कोई डाउट लगता हो तो आपको हमने बता रखा है कि आप कमेंट बॉक्स में आप नीचे लिखकर आंसर भेज सकते हैं। कुछ बच्चों ने मुझे कोई बच्चा था वो फर्स्ट लेक्चर के दौरान मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजा था बेटा, और मैंने उसको आंसर भी प्रोवाइड करवा दिया। तो शायद मुझे भी आशा लगती है कि जो आपको अगर डाउट लगे वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर आप क्वेश्चन भेज दीजिएगा और मैं आपको वो सारे आंसर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो फिलहाल आपको बेटा हम लेक्चर पे अपने आते हैं कि हमने अब तक क्या क्या चीजें के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, या फिर हम इस एनसीईआरटी में जो भी लिखा था वो हम फर्स्ट लेक्चर में बता दें कि सारा बेटा एनसीईआरटी बेस्ड होगा। आपके एनसीईआरटी बुक में सारी चीजें आपको अवेलेबल है, वो सारे आसानी से आप एनसीईआरटी को पढ़िए और लेक्चर सुनिए। फिर उसके बाद आपको जो समझ में नहीं आता वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको शुरुआत किया था, बायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर भी था और चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो उसमें हमने पहली पॉइंट बड़ी इंपॉर्टेंट वहां से निकल के आई थी कि लाइफ स्पेन क्या होती है। तो शायद मेरे हिसाब से आपने लाइफ स्पेन के बारे में डिटेल में पढ़ रखा है कि लाइफ स्पेन समझ में आ गई होगी। लाइफ स्पेन के बारे में हमने देखा कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म थे, बहुत सारे एनिमल्स और कुछ प्लांट्स का एनसीईआरटी में दे रखा था, उसको भी हमने डिस्कस किया और उनकी लाइफ स्पेन देखी कि अलग अलग जीवधारियों की लाइफ स्पेन क्या है, किस किस की लाइफ स्पेन किस पे एवरेज करती है, उसकी सारी एवरेज लाइफ स्पेन हमने आपको प्रोवाइड करवा दिया। उसके बाद बेटा हमने क्या किया, लाइफ स्पेन के बाद हमने डिस्कस किया था कि जो लाइफ स्पेन होती है उसके नीचे आपको रिप्रोडक्शन के बारे में बताया, प्रजनन के बारे में कि रिप्रोडक्शन जब ऑर्गेनिज्म करता है तो वो बर्थ से ही स्टार्ट नहीं हो जाता कि कोई ऑर्गेनिज्म बर्थ किया और रिप्रोडक्शन करने लगा। वो लेक्चर नंबर 2 में हमने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है आपको। तो उसमें हमने देखा कि लाइफ स्पेन को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिए। जैसे ऑर्गेनिज्म जब बर्थ करता है और नेचुरल डेथ तक प्राप्त होता है तो उसके बीच को कुछ फेजेस में हमने कैटेगराइज किया हुआ है। जैसे पहला हमने बताया था आपको, जो एनसीईआरटी में मेंशन था वो था बेटा, पहला फर्स्ट स्टेज जो थी उसकी वो थी जुवेनाइल फेज, जिसमें जुवेनाइल फेज को भी हम ग्रोथ फेज भी कह सकते हैं, क्योंकि उस समय जब ऑर्गेनिज्म बर्थ करता है कोई ऑर्गेनिज्म तो वो अपने ग्रोथ फेज से गुजरता है, धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होती है। उसके बाद जैसे सेकेंड स्टेज हमने डिस्कस किया था, सेकेंड स्टेज में हमने बता रखा था बेटा आपको मैच्योरेशन फेज। मैच्योर जैसे ही ऑर्गेनिज्म मैच्योर होता है तो उसकी कैपेसिटी आ जाती है कि वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। फिर उसके बाद उसी लिए हमने मैच्योरेशन फेज को हमने रिप्रोडक्टिव फेज भी कहा था, डिटेल में उसको भी देखा हमने कि रिप्रोडक्टिव फेज क्या था, उसको मैच्योरेशन फेज को रिप्रोडक्टिव फेज क्यों कहा गया। फिर नेक्स्ट आपको थर्ड वाला जो फेज क्या था हमने उसको कहा था सेनेशन या एजिंग। और हर ऑर्गेनिज्म में तीनों साइकिल चलती रहती है। पहले उसकी जुवेनाइल फेज या ग्रोथ करता है, फिर आता है आपको मैच्योरेशन, फिर उसके बाद आता है बेटा आपका एजिंग या सेनेशन। ये हर जीवधारी की लाइफ साइकिल उसके होकर वो गुजरता रहता है और फाइनली वो क्या करता है, डेथ कर लेता है। तो हमने इसके बारे में डिस्कस किया। फिर बड़ा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल हमने देखा था उस रिप्रोडक्शन में प्रजनन के बारे में, कि जो आपको एनसीईआरटी में कहा था कि हम रिप्रोडक्शन जो होता है एक ऐसी ऑर्गेनिज्म की कैपेसिटी थी जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपनी जैसी संतानों को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। फिर उसका पर्पज भी हमने देख लिया था कि रिप्रोडक्शन क्यों होता है, आखिर जीवधारियों में पाया जाता है, क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस होते हैं। तो हमने देखा कि इंपॉर्टेंस इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस थी कि उसके 2 इंपॉर्टेंस हमने बता रखा है। साथ हो सकता हमने एक ही इंपॉर्टेंस बताया था, दूसरा आज भी बता देता हूँ। फर्स्ट इंपॉर्टेंस के बारे में बताया था कि जो
ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो एकमात्र ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से ही अर्थ पे स्पीसीज की कंटिन्यूटी क्या होती है, बनी रहती है। अर्थात जैसे हमने बताया था कि आपको 1750 का अगर ईस्वी की अगर ह्यूमन बींग्स की खोजा जाए तो उस समय की कोई भी क्या कहते हैं कि ह्यूमन बींग बचा नहीं होगा, वो डेट क्या है। लेकिन हमारी ह्यूमन बींग की जो स्पीसीज है वो आज भी अर्थ पे प्रेजेंट है। जैसे 2020 का ऑर्गेनिज्म का इससे आगे जैसे बढ़ता जाएगा तो वो अर्थात कह सकते हो कि जो स्पीसीज होती है वो रिप्रोडक्शन के द्वारा ही क्या करती है, वन जनरेशन क्या करती है, अनदर जनरेशन द्वारा क्या होती है, रिप्लेस की जाती है। या फिर एक जनरेशन जब समाप्त होने की कगार पर रहती है तो उसकी दूसरी जनरेशन क्या होती है, स्टार्ट होती है। तो वैसे तरह से वो कंटिन्यूटी बनी रहती है स्पीसीज का, और वो स्पीसीज क्या होती है अर्थ पे उसकी क्या होती है, नेचुरली वो समाप्त नहीं होता। अगर जिस स्पीसीज की रिप्रोडक्शन अगर रुक जाए तो शायद उसके इस अर्थ पे उस स्पीसीज का अस्तित्व ही क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। पहला पॉइंट में उसका इंपॉर्टेंस ये दिखा था, उसकी विशेषता। दूसरे हमने बता रखी थी आपको कि रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस क्या था, कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से ही क्या होता है बेटा, स्पीसीज में वेरिएशन आता है। वो धीरे धीरे वो क्या होता है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में वो वेरिएशन आते जाता है, और वेरिएशन ही मात्र एक ऐसा साधन है, वेरिएशन ही मात्र एक ऐसा सोर्स है जिसकी वजह से एक नई स्पीसीज का क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, या एक नई स्पीसीज की ओरिजिन होती है, निर्माण होता है। जैसे हम जब क्या कहते हैं कि इवोल्यूशन के बारे में चैप्टर में डिस्कस करेंगे तो बेटा वहां पे वेरिएशन देखा जाएगा, वहां पे कोरिलेट करेंगे हम रिप्रोडक्शन को, कि हम बताएंगे कि आपको बेटा रिप्रोडक्शन में बता रखा था कि वेरिएशन रिप्रोडक्शन की वजह से, जिसकी वजह से एक नई स्पीसीज बनती है। तो एक इवोल्यूशन के एक बड़े महान साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स डार्विन, तो उन्होंने ये बताया था, उस पर फोकस भी किया था वेरिएशन पे, कि उन्होंने बहुत सारी स्पीसीज को डिस्कवर करके बताया था कि ये सारी चीजें इस तरह से वेरिएशन रहा होगा तब जाके ये नई स्पीसीज का निर्माण होगा। तो हमने यहां तक आपको पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने क्या देखा हुआ था कि रिप्रोडक्शन जो होता है ऑन बेस्ड ऑन वेदर की पार्टिसिपेशन ऑफ द वन और टू ऑर्गेनिज्म, पार्टिसिपेशन ऑफ वन और टू ऑर्गेनिज्म इन प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, कि यदि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में एक या फिर दो जीवधारी भाग लेते हैं, उसके आधार पर हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन को कितने भागों में डिवाइड किया गया था, दो भागों में, कि रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं। पहला आपको हमने बता रखा था, बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो था मेरा आपको असेक्सुअल, और दूसरा हमने आपको बता रखा था क्या, सेक्सुअल। असेक्सुअल को हमने बताया था कि हिंदी में उसे बोलते हैं क्या, अलैंगिक जनन कहते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं बेटा लैंगिक जनन, जो आप छोटी कक्षाओं में भी जान चुके हैं, हाई स्कूल में भी एक चैप्टर रहा होगा, वहां पे भी पढ़ाया गया होगा आपको। तो ये सारी चीजें, लेकिन यहाँ पे हम ब्रॉडर स्पेक्ट्स पे डिस्कस करेंगे कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो हमने कल बताया था कि आपको असेक्सुअल की थोड़ी सी डिफिनेशन बता दी थी, और सेक्सुअल की भी बता रखा था। जैसे हमने बताया था कि यदि आपको क्या कहते हैं, जब when one parents participate in reproductive process to produce to offspring या newborns is called the asexual reproduction। यदि आपको क्या कहा जाए कि यदि प्रजनन में कोई एक जीवधारी द्वारा क्या होता है, कोई नई संतान की क्या होती है, उत्पत्ति होती है, तो ऐसे जनन को हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। फिर उसके बाद हमें बताया था कि उसमें स्टार्टिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट मेंशन किया हुआ था, वो हम आज क्लियर कर देना चाहते हैं कि बेटा उसमें लिखा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कि उसमें दिया था कि कोई एक इंडिविजुअल है, उसके द्वारा आपको गैमीट प्रोड्यूस हो सकता है, और गैमीट क्या होता है, प्रोड्यूस नहीं भी हो सकता है। तो उसमें जो मेंशन किया हुआ कि कितने लोगों का ये कहना है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता। तो बेटा ये हम नहीं आपको क्लियर कर दे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी गैमीट के बनने के चांसेस होते हैं, गैमीट्स बन सकते हैं, या फिर आपको जैसे हमने युग्मक कहा था इस गैमीट्स पे ही लागू होता है, गैमीट्स पे। तो हमने दो पॉइंट आपको बताया था असेक्सुअल में, इस लाइन में लिखा हुआ था एनसीईआरटी में कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये एक इंडिविजुअल भाग लेता है, इसके द्वारा निर्मित गैमीट्स या गैमीट्स के अनुपस्थिति में क्या होता है, यदि यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
तो ये गैमेट बड़ा फंडामेंटल है, गैमेट बन सकता है, ये फीचर उसका नहीं है सेक्सुअल का। जबकि कुछ लोगों का मानना ये कहते हैं कि जो गैमेट होता है वो सिर्फ आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो बेटा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो मैं क्लियर कर रहा हूँ वो बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि गैमेट आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बन सकता है। कोई जरूरी नहीं गैमेट उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है। हम वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब डिटेल में देखेंगे तो फिर वहां पे डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हम असेक्सुअल के बारे में, फिर हमने क्या देखा था सेक्सुअल के बारे में बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें क्या देखा था कि उसमें दो इंडिविजुअल्स अर्थात दो जनक संतान अपोजिट सेक्स की, एक मेल होगा एक फीमेल होगा, जनरली अपोजिट सेक्स के पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं और उनके द्वारा आपको गैमेट्स प्रोड्यूस होता है और उस गैमेट्स का फ्यूजन होता है। उस गैमेट्स का क्या होता है, फ्यूजन होता है। उस गैमेट के फ्यूजन द्वारा जो न्यू ऑर्गेनिज्म आपको प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो इस फेनोमेना को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये एनसीईआरटी का फंडामेंटल है। फिर कल हमने आपको बताया था, डिटेल बताया था कि कल बेटा कि हम आज डिस्कस करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो साथ आपको ये एनसीईआरटी का जो लाइन था आपको क्लियर समझ में आ गया कि वो गैमेट का जो कंफ्यूजन वाली प्रोसेस थी उसको ध्यान रखिएगा कि गैमेट आपको असेक्सुअल में बन सकते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आपको क्या होता है, जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो गैमेट्स जनरली ही बनते हैं और गैमेट्स का उसमें फ्यूजन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो फ्यूजन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन फ्यूजन जो होता है वो असेक्सुअल में गैमेट का फ्यूजन होता है। डायरेक्टली गैमेट क्या होता है, जर्मिनेट, डायरेक्ट जर्मिनेट करता है। जैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हुआ कि बेटा गैमेट कोई बना, यदि मान लीजिए कोई गैमेट बना किसी इंडिविजुअल से और वो डायरेक्ट, ध्यान रखिएगा, वो डायरेक्ट क्या करता है बेटा, डायरेक्ट जर्मिनेट कर ले, ध्यान रखो, डायरेक्ट जर्मिनेट कर ले, तो उस प्रोसेस को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बल्कि क्या बोलेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा। और जबकि क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा देख लो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या देखेंगे कि जो गैमेट होगा, गैमेट तो जनरली बनेगा ही, लेकिन ये क्या होगा, अपोजिट दो इंडिविजुअल क्यों रहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो अपोजिट गैमेट बनते हैं, उसमें मेल गैमेट होगा और फीमेल गैमेट, तो उन गैमेट्स का फ्यूजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्यूजन ऑफ गैमेट, ये ध्यान रखिएगा। गैमेट बनेगा लेकिन इसमें फ्यूजन होगा, दो गैमेटों का फ्यूजन होगा। इसके उपरांत क्या होगा, जो इंडिविजुअल बनेंगे, इंडिविजुअल न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है, तो इसलिए ऐसे प्रोसेस को हम सेक्सुअल कहते हैं। तो यही मालूम था आपको क्या होता था, अंतर था आपको, शायद आपको समझ में आ गया होगा कि ये एनसीईआरटी में क्यों लिखा हुआ था। तो इसलिए बेटा हम कहते हैं आपको हमेशा कि एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री की सबसे इंपॉर्टेंट बुक है आपको एनसीईआरटी। और हमने बता रखा कि इसके 90% क्वेश्चन आपको नीट में मिलते हैं बेटा, बायोलॉजी के सारे नीट में आपको मिल जाएंगे 90%। तो आपको एक एक लाइन उसकी बड़ी ध्यानपूर्वक याद होनी चाहिए, आपको रिमेम्बर होना चाहिए कि उसको दोहराते रहो और याद होनी चाहिए ताकि आपको अच्छा रिस्पॉन्स भी करे। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे एकेडमिक का लेक्चर ले रहा हूँ, कोई नीट का स्पेशल लेक्चर नहीं ले रहा हूँ। तो बेटा फिर भी हम आपको बता देते हैं कि कुछ नीट के क्वेश्चन आपको दे देते रहेंगे। जैसे ही चैप्टर समाप्त होगा हम आपको कोर्स ढेर सारे क्वेश्चन आपको नीट के 2-3 साल के जो पिछले एग्जाम्स के हैं वो दे देंगे। आप खुद सॉल्व कर लेंगे कि इस चैप्टर से हमको कितना कितना नोट मिला और आपको आसानी होगी कि हमने इतनी प्रिपेयर की है, आपको आगे मेडिकल की तैयारी करने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी बेटा। तो ध्यान रखिएगा, हम आप एकेडमिक पर आ रहे हैं, बहुत अंदर तक नहीं जाएंगे। तो अब हम आपको आज का जो लेक्चर होगा वो बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर होगा। तो हम देखते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या, कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या कंडीशन आती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं हम बेटा। तो इसमें डिटेल में एनसीईआरटी में नीचे आपको दे रखा हुआ था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो देखिएगा यार, ध्यान रखिएगा, हम आज डिस्कस करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो देखिए थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो सकता है बेटा, क्योंकि आज मुझे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा खत्म करना है। एनसीईआरटी में जो भी एक एक लाइन लिखी है उसके बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे। देखिएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दिस मेथड, इस मेथड में, कि इन दिस मेथड आपको अ सिंगल इंडिविजुअल या पेरेंट्स कह सकते हैं इज कैपेबल फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। अर्थात कह सकते हो कि इस मेथड में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा मेथड होती है, ऐसी क्रिया विधि है जिसमें सिर्फ एक सिंगल जनक से, एक सिंगल पेरेंट ही क्या होता है भाग लेता है, जिसके द्वारा क्या होती है एक नई संतान की उत्पत्ति होती है।
तो ये पहले से हमने देखा था कि ये सिंगल इस मेथड एक ऐसा मेथड होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सिर्फ ओनली एक पैरेंट भाग लेता है। तो आप जनरली उसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं यूनिक पैरेंट। इसको एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूनिक पैरेंट। ये जो असेक्सुअल होता है वो यूनिक पैरेंट होता है। यूनिक पैरेंट का मतलब सिर्फ एक ही इंडिविजुअल्स क्या होता है इसमें पार्टिसिपेट करता है इस प्रोसेस में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। फिर देखिएगा इसमें कह रहा है कि द ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस्ड आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट आर आल्सो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पैरेंट। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है इंसान का, तो ये ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि आज इन दिस मेथड असेक्सुअल मेथड में आपको एक पैरेंट भाग लेता है और उसके द्वारा क्या होती है ऑफस्प्रिंग। इसमें एक वर्ड ध्यान रखिए बेटा, ऑफस्प्रिंग। इसको हम क्लियर करेंगे अभी। ऑफस्प्रिंग इधर मेंशन किया हुआ इंग्लिश मीडियम में। तो ऑफस्प्रिंग इसमें आप जनरली ऑफस्प्रिंग की वो जो नई संतान प्रोड्यूस होती है तो उसके लिए यूज करते हैं हम ऑफस्प्रिंग वर्ड यूज करते हैं। तो वो जो संतति कोशिका बनती है उसको ऑफस्प्रिंग किया है। तो ऑफस्प्रिंग जो होता है, अब कह रहा है कि ये ऑफस्प्रिंग जो नई संतति कोशिका बनी हुई है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो आपको दोनों जो होती है दोनों आपस में ही बराबर आपस में ही सेम नहीं होती है बल्कि वो आइडेंटिकल कॉपी होती है, एग्जैक्ट कॉपी होती है। ध्यान रखिएगा, एग्जैक्ट कॉपी होती है, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पैरेंट की बिल्कुल आपको समान होती है। ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नीड पे है। ये अपने जो इसमें संतति कोशिका बनेगी, जो न्यू ऑफस्प्रिंग का निर्माण होगा, इंडिविजुअल का निर्माण होगा, वो बिल्कुल दोनों अपने ही आपस में ही समान नहीं होंगे बल्कि वो अपने एग्जैक्ट कॉपी होंगे पेरेंट्स के। पेरेंट के बिल्कुल हूबहू एक समान होंगे, बिल्कुल एक समान होंगे। तो इसके लिए एक वर्ड यूज किया हुआ आपके एनसीईआरटी में, ऐसे इंडिविजुअल्स को या फिर ऐसे ऑफस्प्रिंग को हम उनके लिए ऑफस्प्रिंग वर्ड यूज नहीं कर सकते। आप जनरली कह सकते हो कि आपको क्लोन कहा जाता है। ये वर्ड आपको एनसीईआरटी में ध्यान रखिएगा, क्लोन। तो हमको एक चीज मिला आपको क्लोन क्या होता है असेक्सुअल के, कि असेक्सुअल मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें एक ही इंडिविजुअल भाग लेता है और अपने द्वारा क्या होता है प्रोड्यूस करता है, और जो ऑफस्प्रिंग उनकी बनती है वो दोनों आपस में ही नहीं बल्कि क्या होते हैं अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी होती है, आइडेंटिकल कॉपी होती है। अब बात आती है कि ये क्लोन वर्ड आपको जिसके लिए यूज किया गया, क्लोन इसलिए कहा जाता है जो आइडेंटिकल कॉपी हो वो जेनेटिकल और मॉर्फोलॉजिकल दोनों रूप से क्या होते हैं बेटा समान होते हैं। वैसे मेंशन भी किया है क्या वो जेनेटिकल रूप से भी समान एक समान है। तो आप हाँ ये ध्यान रखिएगा, जो क्लोन वर्ड यूज होता है जो संतति कोशिका बनती है वो जेनेटिकल रूप से, जेनेटिकल और क्या होता है मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल जेनेटिकल एंड मॉर्फोलॉजिकली। आप हिंदी में इसको जनरली कह सकते हो बेटा कि हिंदी में आप कह सकते हो आकारकी तथा आनुवंशिकी रूप से। इधर क्या आकारकी तथा आनुवंशिकी रूप से वो बिल्कुल क्या होते हैं अपने पेरेंट्स के समान होते हैं, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं क्लोन वर्ड यूज करते हैं, उनको हम क्लोन कहते हैं। तो ये फंडामेंटल हमको आपको मिला कि ये चीजें क्या होती हैं। तो हमको दो चीजें आपको मिली कि इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ था इसमें एक ही पेरेंट भाग लेता है, एक इंडिविजुअल भाग लेता है और उनमें उत्पन्न संतानें जो होती है बिल्कुल आपको आइडेंटिकल कॉपी होती है, एग्जैक्ट कॉपी होती है अपने पेरेंट्स के, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं क्लोन कहते हैं। कभी कभी आपको क्लोन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ऐसे इंडिविजुअल जो जेनेटिकली लिख सकते हो, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू पेरेंट्स, बिल्कुल सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स के, उनके लिए हम क्या कहते हैं क्लोन वर्ड यूज करते हैं। ठीक, अब आपको बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखना है बेटा कि ध्यान रखिएगा। अब हम क्या करेंगे इंसान के आगे चलते हैं क्योंकि उसको डिटेल में नहीं जाएंगे, लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगर थोड़ा सा कॉमन चीज हम अपने तरीके से देखें तो आपको हमको क्या मिला, तो ध्यान रखिएगा बेटा कि हम यहाँ पे नोट करते हैं पहला पॉइंट है कि यूनिसेक्सुअल, ये क्या होता है यूनिसेक्सुअल होता है। पहला पॉइंट कि इसमें एक इंडिविजुअल भाग लेता है। दूसरा इसमें क्या होता है कि इसमें बेटा गैमीट्स फॉर्मेशन तो हो सकता है, इसमें कभी कभी हो जाता है लेकिन गैमीट्स फॉर्मेशन नहीं होता है, इसमें स्पोर बनते हैं और स्पोर क्या होता है जनरेट, सीधा जनरेट करता है। तो ये ध्यान रखो कि ये स्पोर जो होगा, स्पोर हमने कहा और एक पॉइंट आपको लिखा हमने क्या बेटा गैमीट्स एंड स्पोर। तो ध्यान रखो कि ये गैमीट और स्पोर में अंतर क्या है,
कितने लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बहुत लोगों से पूछा जाता है बेटा स्पोर और गैमेट क्या होते हैं, तो क्या अलग है। जबकि स्पोर द्वारा आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें जो स्पोर बनता है वो सीधा सीधा जर्मिनेट करता है या फिर सीधे सीधे भाग आपको इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं क्या, आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनता है। जबकि गैमेट भी आपको बन सकता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, तो ध्यान रखिएगा जो स्पोर का रिप्रोडक्शन, स्पोर जो बनता है वो आपको फेवरेबल कंडीशन में होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये हमेशा क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन में ही जर्मिनेट करेगा। फेवरेबल कंडीशन, अनुकूल वातावरण में जर्मिनेट करते हैं। और ये क्या करता है, जो गैमेट होता है ये उसका अपोजिट कर सकते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट करता है। अनफेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट कर सकते हैं। और एक ध्यान रखिएगा कि ये जो स्पोर होता है वो सदैव क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन का, सेल डिवीजन आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, हमने बता रखा था क्लास 11th में। आपको क्लास 11th में एक सेल पढ़ा होगा, एक चैप्टर रहा होगा सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसमें सेल डिवीजन रहा होगा, सेल साइकिल के बारे में पढ़ा होगा आपने, सेल डिवीजन पढ़ा होगा। तो जनरली सेल डिवाइड जो करती है वो दो तरह से करती है, एक तो कर सकती है माइटोसिस द्वारा, अर्थात जिसे आप कहते हो क्या, समसूत्री विभाजन। दूसरी करती है आपको मियोसिस द्वारा, जिसे आप कहते हो अर्धसूत्री विभाजन। तो अंतर वहां से भी डिफाइन कर सकते हो कि ये जो स्पोर बनता है, ये स्पोर जो बनता है वो माइटोसिस डिवीजन द्वारा बनता है। माइटोसिस डिवीजन बड़ा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि माइटोसिस डिवीजन, ये सेल डिवीजन का एक ग्रुप होता है डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन बनता है। जबकि जो गैमेट बनते हैं वो बेटा आपको मियोसिस के द्वारा बनते हैं। अंतर बस इतना से ध्यान रखिए, जो गैमेट बनता है वो बनते हैं बेटा मियोसिस के द्वारा। मियोसिस मतलब असूत्री विभाजन, मियोसिस डिवीजन के द्वारा बनता है। तो यहाँ पे आपको जनरली कंफर्म हो गया कि आपको स्पोर क्या होता है और गैमेट क्या होता है। तो स्पोर से ही क्या होता है, गैमेट बनते हैं। और ध्यान रखिएगा, स्पोर से गैमेट बन सकता है, स्पोर से ही गैमेट बनता है, लेकिन गैमेट से स्पोर क्या होता है, फॉर्मेशन नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेटा स्पोर से गैमेट का फॉर्मेशन होता है, लेकिन गैमेट से स्पोर का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। जनरली जब भी बनेगा तो स्पोर से गैमेट ही बनेगा, क्योंकि स्पोर में ही आपको क्या होती है, मियोसिस होती है। और स्पोर में जैसे ही मियोसिस होती है तो आपने सेल डिवीजन बहुत डिटेल में पढ़ा होगा कि उसमें क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स के नंबर क्या होते हैं, हाफ हो जाते हैं। उनकी जो डाटर सेल बनती है उसमें क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, हाफ रहते हैं। आप कह सकते हो हैप्लॉइड होते हैं, तो आप गैमेट को हैप्लॉइड कह सकते हैं, हैप्लॉइड कह सकते हैं। और स्पोर जो होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं, तो दो चीजें होती है, ये अगुणित होते हैं और ये क्या होते हैं, स्पोर क्या होते हैं, द्विगुणित होते हैं। तो दो अंतर आपको मिला कि ड्यूपार्शिटी के क्रोमोसोम्स के नंबर बिल्कुल सेम होते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, मियोसिस हो रही है, सॉरी माइटोसिस हो रही है। माइटोसिस में हमेशा क्रोमोसोम्स के नंबर जो होते हैं उसके पेरेंट सेल के समान होते हैं, इस वजह से इसको हम डिप्लॉइड बोल सकते हैं, स्पोर को। और जबकि गैमेट्स को हम क्या कर सकते हैं बेटा, मियोसिस के द्वारा विभाजन होता है, तो उनकी जो गैमेट्स बनेंगे उसमें सीधा सीधा क्लियर है कि आपको क्या होता है, क्रोमोसोम्स के नंबर सेपरेट हो जाएंगे, हाफ हाफ हो जाएंगे उनके पेरेंट्स की तुलना में। तो ये फंडामेंटल आपको क्लियर हुआ कि गैमेट एंड स्पोर क्या हुआ। तो ध्यान रखिएगा, तो इसमें क्या हो सकता है कि गैमेट का फॉर्मेशन तो हो सकता है असेक्सुअल में, यूनिपैरेंटल होता है। और उसके बाद हमने देखा कि गैमेट फर्टा, और एक ध्यान रखिएगा कि गैमेट यदि बन गया तो इसमें कोई फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता असेक्सुअल में, ध्यान रखिएगा, नो फर्टिलाइजेशन करते हैं। क्योंकि 9th में 10th में आपने पढ़ा होगा कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आप कह सकते हो कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जो अपोजिट सेक्स के होते हैं उनके गैमेट फ्यूज जब करते हैं तो उसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन या इनिशिएशन कहा जाता है। तो इनिशिएशन जो होता है आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं देखने को मिलता। तो आपको यहाँ पे लिख सकते हो बेटा नो फर्टिलाइजेशन, नो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है। ये दूसरा पॉइंट आपको क्लियर हुआ। उसके बाद आपको क्या होता है, इनमें हमेशा क्या होगा, वनली माइटोसिस, इसमें हमेशा क्या होगा, माइटोसिस के द्वारा ही क्या करते हैं, आपको क्रिया होती है। तो जनरली आपको माइटोसिस ही होगा, मियोसिस कभी रेयर केस में ही होता होगा जब गैमेट बनते होंगे। तो आपको दो चीजें मिली और इनके जो संतानें मिलती है बेटा, इनमें ध्यान रखेगा, इनमें क्या होता है, कोई वेरिएशन नहीं होता। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें वेरिएशन नहीं मिलता है,
तो आपको नो वेरिएशन, इसमें वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। ध्यान रखिए, इसमें कोई भी भिन्नता नहीं होती है। जैसे आपको बताया कि अभी अभी हमने एनसीईआरटी का मेथड पढ़ा हुआ था कि वो आइडेंटिकल कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स के, तो हम उनके लिए वर्ड यूज किए थे किसका, क्लोन को। तो उसमें वेरिएशन नहीं मिला, कोई विभिन्नताएं नहीं पाई जाती हैं और उनमें, और इसलिए हम उनको क्या कहते हैं बेटा, क्लोन वर्ड कहते हैं, क्लोन कहते हैं। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो लैंगिक जन्म का ये चीजें हमने डिस्कस किया जो आपको दे रखा हुआ था। एनसीईआरटी में यूनिपेरेंटल होता है, इसमें सिंगल इंडिविजुअल भाग लेता है, इसमें आपको फर्टिलाइजेशन गैमेट बन सकता है अनुपस्थिति में या फिर उपस्थिति में गैमेट के। यदि उपस्थित है गैमेट तो सीधा जनरेट करेगा, उसका फ्यूजन नहीं होगा। यदि आपको नहीं है तो फिर आपको स्पोर बनेगा, इसको सीधा जनरेट कर लेता है। उसके बाद अर्थात इसमें फर्टिलाइजेशन की कोई क्रिया नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट आपको इसमें कोई भी वेरिएशन देखने को नहीं मिलता बेटा, इसलिए उनकी जो संतानें होती है वो हूबहू आइडेंटिकल कॉपी होती है अपने पेरेंट्स के, जिसके लिए एक वर्ड यूज किया था हमने, क्लोन। और एक क्लोन बहुत कई बार पूछा गया एग्जाम में कि क्लोन होता क्या है, तो आपको ध्यान रखिएगा। ये असेक्सुअल हमने एनसीईआरटी का मेंशन किया। अब आगे के पॉइंट हमने देखते हैं कि बेटा आगे के पॉइंट में क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। अब एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि जनरली क्या होता है, बड़ी नेक्स्ट पॉइंट आपको देखते हैं कि असेक्सुअल क्या। अभी बेटा बहुत ब्रॉडर सेक्शन का असेक्सुअल पढ़ना है, तो इतना बोरिंग मत होइएगा। मुझे आशा है कि आप बोर नहीं होते होंगे, आप ध्यान से सुनिए और लेक्चर पूरा क्लियर रहेगा, आपको याद रहेगा ये पॉइंट। तो हम देखते हैं कि एनसीईआरटी में आपको आगे लिखा हुआ है कि आगे एक ग्रुप होता है, जैसे आपको कहा जाए कि अब इसके आधार पे विभिन्न प्रकार के इंडिविजुअल पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु होते हैं, अलग अलग ग्रुप में पाए जाते हैं और उन ग्रुप में अलग अलग तरीके से हर एक जीवधारियों का अलग अलग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो उसको हम यहाँ पे अब विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे कि किस ग्रुप के एनिमल्स या फिर आपको ऑर्गेनिज्म किस तरह से वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं या फिर उनमें कैसे प्रजनन की क्रिया होती है, रिप्रोडक्शन उनमें कैसे होता है, वो कौन सा माध्यम अपनाते हैं। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखिएगा कि यदि आपको कहा जाए तो आप क्लास 11 में पढ़ोगे क्लासिफिकेशन के बारे में, उसमें एक आपको किंगडम रहा होगा बेटा, आपको दिया रहा होगा मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, जो आपके इंसानी में है। तो ध्यान रखिएगा जो मोनेरा एंड प्रोटिस्टा होते हैं, किंगडम मोनेरा, ध्यान रखिएगा मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा के जो किंगडम के एनिमल्स है वो जनरली आपको पता होगा कि कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मीन्स क्या हुआ, यूनिसेलुलर मीन्स होते हैं बेटा, कहा जाता है उनको एक कोशिकी का मतलब सिंगल सेल के बने होते हैं, सिंगल सेल होते हैं। तो उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है एक कोशिकी जीवों में क्या होता है, जैसे मोनेरा हुआ और हमने बताया था प्रोटिस्टा हुआ, इनमें जनक कोशिका क्या होती है, सीधे सीधे दो कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। प्रोसेस क्या है, पहले तो ग्रोथ तो होगा, वो सारी याद रखिएगा, वो तुरंत ऐसा नहीं कोई नया बर्थ हो, तो उसका ग्रोथ होगा और जैसे ही मैच्योरिटी आएगी वो बेटा डायरेक्टली क्या होगा, वो जो पेरेंट होगा सिंगल पेरेंट होगा, सिंगल पेरेंट भी भाग लेगा इसमें भाई असेक्सुअल में, उसी का प्रोसेस आपको बता रहे हैं। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा में आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है क्योंकि वो यूनिसेलुलर होते हैं, सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। जैसे इसमें मोनेरा में हमने सारे बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस कर लिया होगा, प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर बहुत सारे प्रोटोजोअन्स के बारे में देखा, अमीबा, पैरामीशियम वगैरह, तो बारी बारी से देखते हैं। तो ये मोनेरा और प्रोटिस्टा जो होते हैं यूनिसेलुलर, ये सिंपल होते हैं, इनकी जो जनक कोशिका होती है वो सीधे सीधे दो पार्ट में क्या होती है, विभक्त हो जाती है। और वो दोनों पार्ट क्या होता है बेटा, बहुत रैपिडली अर्थात क्या कर सकते हैं, बहुत तीव्र गति से क्या होता है, वो मेच्योर होकर आपको एक नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है या फिर एक नई संतान क्या होती है, बन जाती है। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कर सकते हो, और जनरली कह सकते हो कि ये आपको इंडिविजुअल आपको डिवाइड किया, जनरली रैपिडली ग्रोथ किया, और ये क्या करते हैं, और जनरली हमको देखने को मिलता है ये ऑर्गेनिज्म में, जो ये ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल का होता है वो बहुत कॉमन होता है। कॉमन का मतलब आता है आपको बहुत ही सिंपल से आपको डिवाइड करेंगी और दो सेल में आपको क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है। अब इसमें प्रोटिस्टा और मोनेरा के जो दो सेल में कन्वर्ट होते हैं, ये आपको जनरली उसी तरह से होता है, अर्थात कह सकते हो जैसे माइटोसिस की सेल होती है। तो इनमें कह सकते हो कि माइटोसिस में दो सेलें डिवाइड होती है, उनके पेरेंट डाटा सेल में क्रोमोसोम्स के नंबर समान होते हैं। तो आपको कह सकते हो कि आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, सिंपल से लिखा हुआ है कि प्रोटिस्टा एंड मोनेरस द ऑर्गेनिज्म आर द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू to give rise to new individual. Thus, in this organism, cell division is itself a mode of reproduction. इनका एक सेल डिवीजन ही मान सकते हैं कि आपको रिप्रोडक्शन कहलाता है।
जैसे एक सिंगल सेल का है वो आपको डिवाइड किया बेटा, आपको दो भागों में डिवाइड करेगा। हम आगे देखेंगे आपको किस तरह का होता होगा अमीबा में, क्योंकि सिंगल सेल का बना होता है अमीबा में, तो सारे हम डिस्कस करेंगे अमीबा के बारे में। तो ये आपको मोड होता है कि आपको सिंगल सेल से डिवाइड हो जाते हैं। अब देखिएगा ये जो सिंगल सेल डिवाइड करते हैं वो आपको जनरली क्या होता है बेटा कि सिंगल सेल डिवाइड किया है तो आपको माइटोसिस डिवीजन ही आपको सेल डिवीजन हुआ, माइटोसिस डिवीजन, इसमें माइटोसिस डिवीजन ही हुआ, माइटोसिस डिवीजन ही प्रोसेस हुआ आपको रिप्रोडक्शन का, इसी को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं इसमें सिंगल सेल वाले ऑर्गेनेल में। और इनमें दो इंडिविजुअल जब डिवाइड करते हैं जनरली इनको हम कहते हैं बाइनरी फिजन। इसके भी कई प्रोसेस होते हैं तो हम जनरली फिजन कह सकते हैं। तो उसके डिटेल में थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं बेटा, एनसीईआरटी में थोड़ा सा मेंशन किया हुआ, लेकिन हम थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देते हैं कि इसमें आपको मिलेगा कि आपको एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ बाइनरी फिजन, ध्यान रखिएगा बाइनरी फिजन के बारे में आपको लिखा होगा। बाइनरी फिजन ये बाइनरी फिजन का होता है। तो जो मोनेरा और प्रोटिस्टा, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, मोनेरा और प्रोटिस्टा की जो सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनमें आपको बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। बाइनरी फिजन में आपको जनरली क्या होता है, जैसे एग्जांपल में आपको हो गया बेटा बाइनरी फिजन, दो इंडिविजुअल आपको पार्टिसिपेट करके आपको दिखा देना चाहते हैं बेटा, शायद आपको पूरी समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ पे जब तक मैं फिगर बनाऊंगा वो आपको वेस्ट जाएगी, टाइम ज्यादा हो जाएगी बेटा, तो इसलिए मैं एनसीईआरटी का फिगर ही दिखा देते हैं आपको, वो पॉइंटिंग होते हैं। ये बाइनरी फिजन है, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा। देखिए अमीबा का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। अमीबा पहला ये है, धीरे धीरे वो बेटा मेच्योर कर रहा है, मेच्योर करने के बाद देखिए उनके न्यूक्लियस डिवाइड कर रहे हैं, और डिवाइड न्यूक्लियस के बाद आपको क्या होगा, उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड कर, दो न्यूक्लियस जब डिवाइड कर लेते हैं तो साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, क्योंकि आप जानते हैं माइटोसिस के सेल डिवीजन में पहले आपको क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होती है, उसके बाद आपको क्या होती है, साइटोकाइनेसिस। तो इस तरह से डिवाइड होकर देखिए आपको दो नए इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो गया, और दोनों ही बिल्कुल एक समान, आपस में तो एक समान है ही, वो पेरेंट्स के भी आइडेंटिकल कॉपी होंगे। इसलिए अमीबा की जो विधि होती है डिवीजन की वो जनरली आपको बाइनरी फिजन करे, बाइनरी मतलब होता है टू, इसलिए हम उसका नाम दिया बाइनरी फिजन। फिजन मतलब विखंडन। तो आपको दो भागों में डिवाइड होता है, उसको हम विखंडन करते हैं। तो आप इसका फिगर बना लीजिएगा, एनसीईआरटी का ध्यान से रखिएगा, जैसे फिजन का नोट्स लीजिएगा तो एनसीईआरटी की जो भी फिगर दिए हैं वो ध्यान से देखिए और अपनी कॉपी पे नोट्स में आपको बनाना पड़ेगा। तो बाइनरी फिजन किसमें होता है बेटा, इसका एग्जांपल आपको सीधा से मिलेगा, किसका आपको एग्जांपल नोट डाउन करवा देते हैं, एनसीईआरटी दिया भी है, अमीबा, अमीबा एंड क्या है, पैरामीशियम, क्या पैरामीशियम, पैरामीशियम एंड अमीबा। तो अमीबा और पैरामीशियम में हमको देखने को मिला, अमीबा एंड पैरामीशियम में देखने को मिला आपको बाइनरी फिजन का। बड़ी इंपॉर्टेंट एक और यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी, एनसीईआरटी में थोड़ा सा और वो क्या कहते हैं नीट वगैरह में कुछ और पूछ लेता है फिजन के बारे में। तो ध्यान रखिएगा इसमें जब फिजन होगा बाइनरी फिजन हुआ उसमें कंडीशन होती है कि कई तरह का होता है। एक बार पूछा हुआ था जो अमीबा होता है, ध्यान रखिएगा अमीबा जो होता है, क्योंकि इसकी सेल बेटा एक समान नहीं होती, आपको पता होगा कि अमीबा का आकार और आकृति एक समान है, उसका कोई भी आकार नहीं होता। तो इस तरह से वो किसी जगह से डिवाइड कर सकता है। तो यदि वो किसी भी भाग से डिवाइड करता है, जैसे आपको एक अमीबा हमने बना दिया ये, तो ये अमीबा आगे चल के चाहे जहां से डिवाइड कर ले, इसका न्यूक्लियस हुआ, चाहे जहां से डिवाइड कर ले, तो इसका कोई एक स्पेसिफिक पार्ट नहीं है, इसलिए नहीं कि हम वही डिवाइड करेगा। तो ऐसे डिवीजन को हम बाइनरी फिजन को हम कहते हैं इर्रेगुलर टाइप का कहते हैं बेटा, इर्रेगुलर। ये ध्यान रखिएगा अमीबा में इर्रेगुलर का होता है, इर्रेगुलर होता है, नोट डाउन कर लीजिएगा इर्रेगुलर। और जबकि जो पैरामीशियम होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पैरामीशियम में लॉन्गिट्यूडिनल होता है, पैरामीशियम में लॉन्गिट्यूडिनल, पैरामीशियम में लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन होता है। उसके बाद सॉरी लॉन्गिट्यूडिनल आपको सॉरी मैंने किसी और का नोट डाउन कर लिया, लॉन्गिट्यूडिनल नहीं मतलब ट्रांसफर, ट्रांसफर होता है। और जो एक और है इसी का यूग्लिना,
इसको भी बड़ा फेमस एनिमल्स है यूग्लिना। यूग्लिना में जो होता है बेटा वो आपको होता है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल अब इसको समझो, जैसे हमने ये बताया इरेगुलर, मतलब इसका ये समझ में आया होगा कि ये किसी भी जगह से आपको दो भागों पार्ट में डिवाइड हो सकता है। दूसरा ट्रांसफर को समझते हैं। ट्रांसफर का मतलब आपको जानते हो कि पैरामीशियम आपको सैलव आपको इस तरह से बना सकते हो बेटा, पैरामीशियम इसी तरह से बनाते हो। तो पैरामीशियम सदैव क्या होता है, ट्रांसफर होता है उसके बीच से टूट कर ऐसे, जैसे ये है ये लॉन्गिट्यूडनल हुआ, ट्रांसफर का मतलब इससे वाला बीच से, तो सदैव पैरामीशियम क्या होगा बेटा, वो ट्रांसफर देने से क्या होता है, ऐसे इस तरह से भी अलग हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसफर्स। और दूसरा यूग्लिना का स्ट्रक्चर देख रखा होगा, यूग्लिना इस टाइप का होता है, तो ये ध्यान रखिएगा ये इस टाइप का, तो ये फ्लैशला आपको यूग्लिना भी इस तरह का आपको स्ट्रक्चर देखा होगा। ये सदैव जब भी डिवाइड करेगा तो बेटा ये ऐसे लॉन्गिट्यूडनल सीधा सीधा यहाँ से इसके दो पार्ट बनेंगे, जैसे हमने कहा ना कि आपको फिगर नहीं है एनसीईआरटी के अलग जा रहे हैं, तो इस तरह का एक दो अगर हम बना दें इस तरह का, तो देखो इस तरह का बनेगा, ये बाद में अलग होगा, तो इसको हम कहेंगे आपको लॉन्गिट्यूडनल। यदि बीच से आइसोप हो रहा है तो उसको हम ट्रांसफर कहेंगे। और इरेगुलर का मतलब अम्यूबा, बहुत ज्यादा आपके एक बार नीट में आपको ये पूछ चुका है अम्यूबा वाला कि इरेगुलर टाइप का आपका होता है। इरेगुलर का मतलब होता है वो उसका आकार नहीं होता, किसी जगह से आपको डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो आपको ये दो चीजें आपको समझ में आई, बाउंड्री फ्रीजन इरेगुलर। तो इस तरह के आपका लेक्चर बेटा बहुत ज्यादा हो गया है, तो मैं आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो बाइनरी फ्रीजन आपका बताया हूँ, कल मैं इसके आगे के लेक्चर कंटिन्यू करूंगा, जो आपको यहाँ तक ध्यान रखिएगा कि मोनेरा और प्रोटिस्टा के बारे में बता रखा हुआ है। आगे का लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे, इसके लिए बेस्ट ऑफ लक, आप ध्यान से पढ़ते रहें।